हेलो नमस्कार, आप सभी का मुकेश बैरागी अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 9th की बुक पढ़ रहे थे, जिसमें आज का टॉपिक है अपना राजस्थान में जन जागृति और प्रजा मंडल। 5वां टॉपिक है। इसके अंतर्गत 4 टॉपिक पहले पढ़ लिए, जो 1857 की क्रांति और राजस्थान के क्रांतिकारी, राजस्थान के किसान आंदोलन और जनजाति आंदोलन। अगर आपने ये नहीं देखे हो तो सबसे पहले इनको जाकर देखें। राजस्थान में प्रजामंडल की बात करें तो प्रजामंडल आंदोलन की बात करें तो यहाँ से हर भर्ती परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं और सभी के लिए उपयोगी हैं। जिसके भी प्रजामंडल का टॉपिक लगा हुआ जन जागृति और प्रजामंडल, ये सेकंड ग्रेड वाले के लिए भी उपयोगी है, फर्स्ट ग्रेड वाले और थर्ड ग्रेड वाले सबके लिए। जितने भी स्टूडेंट है राजस्थान के जिसमें भी लगा हो सबके लिए उपयोगी है। तो पढ़ते हैं राजस्थान में जन जागृति और प्रजामंडल आंदोलन। 1857 ईस्वी का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सफल नहीं हो पाया, परंतु जनता में नवचेतना व जागृति की भावना अवश्य उत्पन्न हो गई। इसके लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायी थे। राजस्थान के सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक वैभव की आत्मानुभूति जब हिंदी, गुजराती और बांग्ला साहित्य से राजस्थानी चरित्रों के बारे में हुई, तब जनता अपने प्राचीन गौरव के प्रति सजग हो उठी। आर्य समाज की शाखाओं ने भी राजस्थान में स्वतंत्रता के प्रति विचारों को फैलाकर राष्ट्रीय चेतना प्रज्वलित की। राजनीतिक जागृति की भावना को विकसित करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद का महत्वपूर्ण स्थान है। स्वामी दयानंद सरस्वती का भी राजनीतिक चेतना में महत्वपूर्ण स्थान है और स्वामी विवेकानंद का भी महत्वपूर्ण स्थान है। साहित्यिक और पत्रकारिता ने भी राष्ट्रीय भावनाओं को जगाया। बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम गान से राजस्थान गूंज उठा। तो वंदे मातरम की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। राजस्थान समाचार, देसी तेसी, प्रोपकार आदि समाचार पत्रों ने भी राष्ट्रीय भावनाओं को जागृति में महत्वपूर्ण सहयोग दिया था। उदयपुर से सज्जन कीर्ति सुधाकर। तो सज्जन कीर्ति से सुधाकर कहाँ से निकला था? उदयपुर से। और ये जो राजस्थान समाचार है ना, राजस्थान समाचार की बात करें तो अजमेर से निकाला गया था मुंशी समर्थन द्वान के द्वारा और 1889 में निकला था। देसी तेसी की बात करें तो ये मासिक पत्रिका थी जो 1882 में निकाली गई थी मुंशी मुन्नालाल शर्मा के द्वारा। और उदयपुर से कौन सा पत्र निकाला गया था? तो सज्जन कीर्ति सुधाकर। याद रखना है, उदयपुर गजट में प्रकाशित हुआ था ये। तथा अजमेर से एक और अंग्रेजी साप्ताहिक राजस्थान टाइम्स। राजस्थान टाइम्स की बात करें तो ये भी अजमेर से निकाला गया था 1885 में। सन 1885 में प्रकाशन शुरू हुआ। अखबारों के माध्यम से लोगों में राष्ट्रीय और राजनीतिक चेतनाओं का उदय हुआ था। और भी पत्र पत्रिकाएं हैं, जैसे राजस्थान प्यावर से निकाला गया था 1923 में ऋषिदत्त मेहता के द्वारा। त्याग भूमि निकाला गया था, जय भूमि था जयपुर से, त्याग भूमि था अजमेर से, प्रजा सेवक था जोधपुर से, राजपुताना गजट था जो 1825 में अजमेर से निकाला गया था। ये साप्ताहिक पत्रिका थी राजपुताना गजट। राजपुताना हेराल्ड था, ये 1885 में निकाला गया था। इस प्रकार अनेक पत्र पत्रिकाएं हैं जिनके माध्यम से राष्ट्रीय और राजनीतिक चेतना का उदय हुआ। छपनिया के भीषण अकाल के समय अंग्रेजों की ओर से जो उपेक्षा बरती गई, उसके कारण अंग्रेजों के प्रति विरोध का वातावरण बना। अतः जनता के मन में स्वतंत्रता प्राप्ति के विचार बनने आरंभ हो गए। छपनिया के भीषण अकाल की बात करें ना तो ये है ना संवत 1956 में पड़ा था, इसलिए इसका नाम छपनिया। अगर ईस्वी की बात करें तो 1899 ईस्वी में, और संवत निकालेंगे तो 1956 में छपनिया अकाल पड़ा था। इसमें मारवाड़, जयपुर और बीकानेर में भयंकर अकाल पड़ा था। तो इस कारण भी है ना अंग्रेजों की ओर से कुछ भी सहायता नहीं की गई, बल्कि उपेक्षा बरती गई। इस कारण भी अंग्रेजों के प्रति विरोध का वातावरण बना। अतः जनता के मन में स्वतंत्रता की प्राप्ति का विचार अपने आप आरंभ हुआ। एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण समारोह के समय उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह को आमंत्रित किया गया। जब एडवर्ड सप्तम का राज्यारोहण हो रहा था तो उस समय किसको आमंत्रित किया गया? तो उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह को। इसमें शामिल होने के लिए दिल्ली प्रस्थान किया। तभी उसी रास्ते में शाहपुरा के क्रांतिकारी केसरी सिंह बारट ने चेतावनी राजूंटा। चेतावनी राजूंटा किसका है? तो केसरी सिंह बारट का है। एक रचना भेंट की, उससे उनमें आत्मसम्मान की भावना जागी और उन्होंने दिल्ली दरबार के समारोह में शामिल न होने का निश्चय किया। महाराणा के इस कार्य से राजस्थान की जनता में एक नवचेतना की लहर दौड़ गई। अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों के कारण राजस्थान का आर्थिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया। बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो गई, असंतोष का वातावरण भी उत्पन्न हो गया।
1885 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में। 1887 ईस्वी में गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के छात्रों ने कांग्रेस कमेटी का गठन किया। आगे चलकर जनता में राष्ट्रीय भावना उत्पन्न हुई जो निरंतर बलवती होती गई। 1888 में कांग्रेस इलाहाबाद अधिवेशन में अजमेर के गोपीनाथ माथुर, किशन लाल और हरविलास शारदा राजस्थान के प्रतिनिधि बनकर गए। 1918 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में राजस्थान के कई व्यक्तियों ने भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप इनका संपर्क ब्रिटिश भारत और अन्य राज्यों के नेताओं से हुआ। इस अधिवेशन के बाद गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज, चांदकरण शारदा, गिरधर शर्मा और स्वामी नरसिंह देव सरस्वती आदि के प्रयत्नों से राजपूताना मध्य भारत नामक एक राजनीतिक संस्था की स्थापना दिल्ली के चांदनी चौक तथा मारवाड़ी पुस्तकालय में हुई। बाद में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 के समय ये कांग्रेस की सहयोगी संस्था मान ली गई। राजपूताना मध्य भारत सभा की बात करें तो इंपोर्टेंट राजनीतिक संस्था थी, जिस दिल्ली में दिसंबर 1918 में जमनालाल जी की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था मारवाड़ी पुस्तकालय में। कहाँ पे? तो मारवाड़ी पुस्तकालय में। प्रथम अधिवेशन हुआ था 1920 में। कब हुआ था प्रथम अधिवेशन? तो 1920 में हुआ था। तो फिर अजमेर शिफ्ट कर दिया गया था इसको। उद्देश्य था इसका, क्या उद्देश्य था राजपूताना मध्य भारत सभा का? तो इसका उद्देश्य था देशी राज्यों में राजनीतिक चेतना जागृत करना। राजपूताना मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन के साथ ही दिसंबर 1919 में अमृतसर में संपन्न हुआ। मार्च 1920 में इसका तीसरा अधिवेशन जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में अजमेर में आयोजित किया गया। दिसंबर 1920 में सभा का 6वां अधिवेशन नागपुर में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन भी इसी समय नागपुर में हो रहा था। सभा के अध्यक्ष नरसिंह चिंतामणि केलकर निर्वाचित हुए थे। कौन? नरसिंह चिंतामणि। किंतु कुछ कारणों से वे नागपुर नहीं पहुंच पाए। अतः जयपुर के गणेश नारायण सोमाणी को सर्वसम्मति से सभापति चुना गया। गणेश नारायण सोमाणी को सर्वसम्मति से सभापति चुना गया। अधिवेशन में एक प्रदर्शन भी लगाई गई, जिसमें राजस्थान की कृषकों की दयनीय स्थिति दर्शाई गई। राजस्थानी जनता का आह्वान अब कांग्रेसी नेताओं तक पहुंचा। राजस्थान के नेताओं के दबाव के कारण कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें राजस्थान के राजाओं से यह आग्रह किया गया कि वे अपनी प्रजा का शासन में भागीदारी बनाएं। 1919 ईस्वी में वर्धा में ही राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई। तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई? 1919 में। वर्धा कहाँ पे? महाराष्ट्र में। और इसकी स्थापनाकर्ता कौन कौन थे? तो विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी और हरिभाई किंकर का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। इस संघ का मुख्य उद्देश्य जनता की समस्याओं का निराकरण करना था। इसका दूसरा ध्येय जागीरदारों और राजाओं को अपनी प्रजा के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करना था। इस संघ के माध्यम से राजस्थान में राजनीतिक चेतना का प्रसार हुआ। धीरे धीरे जयपुर, जोधपुर, सीकर, खेतड़ी, कोटा आदि स्थानों पर संघ की शाखाएं खोली गई। राजस्थान सेवा संघ ने बेजुलिया और बेंगू में किसान आंदोलन, सिरोही और उदयपुर में भील आंदोलन का मार्गदर्शन किया। संघ ने बूंदी, सिरोही और उदयपुर में पुलिस द्वारा किए गए अत्याचारों को उजागर किया और इनकी आलोचना की। ब्रिटिश सरकार राजस्थान सेवा संघ की गतिविधियों से सशंकित थी। मार्च 1924 में, कब? तो मार्च 1924 में रामनारायण चौधरी और शोभालाल गुप्त को तरुण राजस्थान में देशद्रोहात्मक सामग्री प्रकाशित करने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया। कब गिरफ्तार किया गया? तो मार्च 1924 में। किसको? रामनारायण चौधरी को और शोभालाल गुप्त को। तरुण राजस्थान में इन्होंने ना देशद्रोहात्मक सामग्री प्रकाशित की थी, इसलिए इस अपराध के कारण इनको गिरफ्तार कर लिया था। न्यायालय ने रामनारायण को तो मुक्त कर दिया, परंतु गुप्त को 2 वर्षों की कठोर कारावास की सजा मिली। 1924 ईस्वी में मेवाड़ राज्य सरकार द्वारा पति को कैद किए जाने के बाद सेवा संघ के पदाधिकारियों व सदस्यों में परस्पर मतभेद शुरू हुए। सने सने मतभेद की खाई चौड़ी होती गई। परिणाम स्वरूप 1928 से 29 तक राजस्थान सेवा संघ पूर्णतया प्रभावहीन हो गया। कब तक? 1928 से 29 तक। सन 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व महात्मा गांधी के हाथों में आ गया। उन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन आरंभ किया। तो असहयोग आंदोलन कब आरंभ हुआ था? 1920 में। समस्त भारत पर इसका प्रभाव पड़ा। राजस्थान भी इससे अछूता नहीं रहा। यहाँ भी लोगों में देश प्रेम की भावना जागृत हुई और राज्य में निरंकुश शासन के प्रति तीव्र रोष उत्पन्न हुआ। जोधपुर में एक सत्याग्रही भंवरलाल सर्राफ के हाथ में तिरंगा झंडा लेकर शहर में घूमे। कौन? तो भंवरलाल सर्राफ। कहाँ के थे? जोधपुर के।
झंडे में एक ओर तो इन्होंने महात्मा गांधी लिख लिया, दूसरी ओर स्वराज लिखा। उन्होंने बाजार में एक भाषण दिया जिससे जनता ने उत्साह से सुना। टोंक राज्य की जनता ने एक सभा कर कांग्रेस के प्रति पूर्ण सहानुभूति व्यक्त की और असहयोग आंदोलन का अनुमोदन किया। वहां के अंग्रेज पुलिस अधिकारी ने उनके नेता मौलवी अब्दुल रहीम, सैयद जुबैर मियां, सैयद इस्माइल मियां, काजी मोहम्मद अयूब आदि को गिरफ्तार कर लिया। लगभग 70 अन्य व्यक्ति भी इस संबंध में गिरफ्तार किए गए, लेकिन शीघ्र ही छोड़ दिए गए। जयपुर राज्य में जमनालाल बजाज ने अपनी जो राय बहादुर की उपाधि थी वो अंग्रेजों को वापस लौटा दी और 1 लाख रुपए तिलक स्वराज कोष में दिए। उन्होंने 11,000 रुपए मुस्लिम लीग को दिए। उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया। इसके बाद में गांधी जी बहुत निकट आ गए। बजाज से प्रेरित होकर राजस्थान के दूसरे व्यापारियों ने भी इस आंदोलन के दौरान कांग्रेस का आर्थिक सहयोग दिया। बीकानेर में राजनीतिक जागृति अपेक्षाकृत देरी से हुई। धीरे धीरे यहाँ भी ब्रिटिश प्रांतों में चल रहे असहयोग आंदोलन का प्रभाव पड़ने लगा और जनता में रियासती शासन के प्रति असंतोष फैलना आरंभ हो गया। सन 1921 में बीकानेर में मुक्ता प्रसाद वकील आदि ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। तो विदेशी कपड़ों की होली कहाँ जलाई गई? बीकानेर में। किसके द्वारा? मुक्ता प्रसाद वकील के द्वारा। कब? 1921 में। और खादी पहनने का व्रत लिया। बीकानेर में खादी भंडार भी खोला गया। अनेक स्थानों पर जनता ने में जागृति लाने के उद्देश्य से पुस्तकालय और वाचनालय खोले गए। चूरू, सुजानगढ़, रतनगढ़ आदि में सर्वहितकारिणी सभा, विद्या प्रचारणी सभा आदि नाम से समाज सेवा के उद्देश्य से संस्था स्थापित की गई। इन संस्थाओं की ओर से राजनीतिक साहित्य के प्रचय आदि प्रसारित किए गए। 15 मार्च 1921 को अजमेर में द्वितीय राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मोतीलाल नेहरू भी उपस्थित थे। मौलाना शौकत अली ने सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का आह्वान किया। अजमेर में पंडित गौरी शंकर के नेतृत्व में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया। इस कार्य में अर्जुलाल सेठी, चांदकरण शारदा आदि ने भाग लिया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राजस्थान के नरेशों ने तन मन धन से ब्रिटिश सरकार को सहायता प्रदान कर ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति पूर्ण निष्ठा का परिचय दिया था। ब्रिटिश सरकार ने भी उन्हें अपना विश्वसनीय सहयोग तथा युद्ध संचालन में भागीदार बनाया था। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को साम्राज्यिक युद्ध मंत्रिमंडल और साम्राज्यिक युद्ध सम्मेलन का सदस्य मनोनीत किया गया था। उन्हें जर्मनी से संधि वार्ता में भाग लेने के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करने हेतु पेरिस भेजा था। किसको? यानी कि जर्मनी से संधि वार्ता के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए कहाँ भेजा था? पेरिस। किसको? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को। विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद वायसराय की अध्यक्षता में नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई थी। नरेंद्र मंडल की बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 8 फरवरी 1921 को की गई थी और इसको नाम तो अलवर के महाराजा जयसिंह के द्वारा दिया गया था और प्रथम चांसलर गंगा सिंह को बनाया था। नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर किसको बनाया गया था? तो महाराजा गंगा सिंह को। और राज्यों और भारत सरकार से संबंधित समस्याओं का विचार विमर्श कर सकते थे। तो नरेंद्र मंडल की स्थापना वायसराय की अध्यक्षता में नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई थी। इसके साथ ही ब्रिटिश सरकार द्वारा देसी राजाओं को संकेत दिया गया कि राष्ट्रवादी, मध्यम वर्गीय लोग, किसान, मजदूर आदि समाज के निम्न स्तर की उभरती शक्ति ब्रिटिश सरकार और देसी नरेशों के लिए समान रूप से अशांति और खतरा उत्पन्न करने का कारण बन सकती है। ब्रिटिश प्रशासकों ने मेवाड़ के बिजुलिया ठिकाने की किसान पंचायतों की स्थापना की और गौर किया कि उनकी आत्मनिर्भरता की तुलना रूसी सोवियतों से की और बिजुलिया किसान आंदोलन के सूत्रधार पति को बोल्शेविक विप्लववादी कहा। एक बार फिर समान हितों की बात कर देसी राज्यों का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया गया। देसी राज्यों का अस्तित्व ब्रिटिश सत्ता के साथ जुड़ा हुआ था, इसलिए राजस्थान के राजाओं ने असहयोग आंदोलन को अपने अस्तित्व के लिए खतरा समझा। राजस्थान के शासक अपने राज्यों में असहयोग आंदोलन के दौरान होने वाली गतिविधियों के प्रति सतर्क हो गए। स्वयं को प्रगतिशील मानने वाले बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने अपने राज्य के शिवमूर्ति सिंह, संपूर्णानंद और आनंद वर्मा को सरकारी नौकरी से इसलिए निलंबित कर दिया क्योंकि वे स्वदेशी वस्त्र पहनते थे और उन्होंने तिलक स्वराज कोष में चंदा जमा कराया था। तो शिवमूर्ति सिंह और संपूर्णानंद और आनंद वर्मा को सरकारी नौकरी से निलंबित किसने किया? महाराजा गंगा सिंह ने। जोधपुर महाराजा के संरक्षक सर प्रताप सिंह इस आंदोलन के कारण इतना बौखला उठे कि उन्होंने राज्य में
विदेशी माल को प्रोत्साहन देना आरंभ कर दिया, जबकि इससे पूर्व में महर्षि दयानंद के उपदेश मानकर हिंदी भाषा और स्वदेशी का प्रचार कर रहे थे। उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह असहयोग आंदोलन के प्रति गुप्त रूप से सहानुभूति रखते थे। भारत सरकार ने उन्हें आदेश दिया कि या तो उनके कहे अनुसार मंत्रिमंडल का गठन करे या युवराज को शासन के अधिकार सौंपकर स्वयं राजकाज से अलग हो जाए। महाराणा ने विवश होकर अपने युवराज भोपाल सिंह को 28 जुलाई 1921 को शासनाधिकार सौंप दिया। किसको? भोपाल सिंह को। युवराज ने अंग्रेज सरकार की इच्छा अनुसार मंत्रिमंडल बनाया। राजस्व विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग एक अंग्रेज अधिकारी मिस्टर ट्रेंच को सौंप दिया गया। ब्रिटिश सरकार अब यह प्रयत्न करने लगी कि जहां तक हो सके राजस्थान के राज्यों में अंग्रेज मंत्रियों की नियुक्ति हो, ताकि वे राज्यों में बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना पर नियंत्रण रख सके। सिरोही, बूंदी, जोधपुर और जयपुर में अंग्रेज व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त किया गया। जहां ऐसा संभव नहीं हुआ, वहां राज्य के बाहर के व्यक्तियों को उच्च पदों पर नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। स्थानीय प्रतिभा की पूर्ण रूप से अवहेलना की गई। मारवाड़, जोधपुर राज्य का प्रथम मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण व्यक्ति और स्थानीय कॉलेज का प्रथम स्नातक दरबार हाई स्कूल में क्रमशः लेखाकार और सामान्य अध्यापक के पद पर कार्यरत रहे। राजस्थान के अनेक राज्यों में राजाओं के प्रशासन का अधिकार छीनकर नवनियुक्त दीवानों और निरंकुश नौकरशाहों को दे दिया गया। उनका कार्य जनता की राजनीतिक गतिविधियों पर अंकुश लगाए रखना था। वे अपने कार्यों के लिए राजा या जनता के स्थान पर दिल्ली के राजनीतिक विभाग के प्रति उत्तरदायी थे। 20वीं शताब्दी के तृतीय दशक तक राज्यों में बहुत बड़ी संख्या में शिक्षित लोग मौजूद थे, जिन्हें राज्य में कार्य करने का अवसर प्राप्त नहीं हो रहा था। परिणाम स्वरूप उनमें असंतोष फैल गया। इस शिक्षित वर्ग ने प्रचलित व्यवस्था में व्याप्त अनियमितताओं को उजागर कर जनता में जागृति उत्पन्न की। उन्होंने नागरिक अधिकारों और उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए संघर्ष किया और जन आंदोलनों को नेतृत्व प्रदान किया। राजस्थान में अब एक नए युग का सूत्रपात हो गया था। अब प्रजामंडल की स्थापना से संबंधित टॉपिक पढ़ेंगे। राजस्थान में प्रजामंडलों की स्थापना। तो प्रजामंडल की स्थापना क्यों की गई थी? तो देसी रियासतों में देसी राजाओं के विरुद्ध स्थानीय जन नेताओं के द्वारा, यानी कि स्थानीय जन नेताओं के द्वारा आंदोलन चलाए, और आंदोलन को ही प्रजामंडल आंदोलन कहा जाता है। देसी जनता के द्वारा जो आंदोलन चलाए गए उन्हीं को क्या कहा जाता है? प्रजामंडल आंदोलन। राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष की बात करें तो 3 चरणों में विभक्त किया गया था। प्रथम चरण 1927 ईस्वी से पूर्व और द्वितीय 1927 से 1938 और तृतीय 1938 से 1949 ईस्वी तक। तो 3 चरणों में राजस्थान स्वतंत्रता संघर्ष को रखा गया है। प्रथम चरण सामाजिक और मानवतावादी समस्याओं पर केंद्रित था। द्वितीय चरण में 1927 में ऑल इंडिया स्टेटस पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई। 1938 में हरिपुरा का अधिवेशन हुआ था। तो हरिपुरा का अधिवेशन कब हुआ था? 1938 में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। 1938 के बाद और 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में प्रस्ताव पास कर देसी रियासतों के लोगों द्वारा स्वतंत्रता संघर्ष चलाने की बात कही गई। 1938 ईस्वी के बाद विभिन्न राज्यों में प्रजामंडल या प्रजा परिषदों की स्थापना हुई। राजनीतिक अधिकारों और उत्तरदायी प्रशासन के लिए आंदोलन शुरू किए गए। प्रजामंडल की स्थापना से पूर्व मुख्य बुद्धिजीवी वर्ग ने ब्रिटिश भारत के समान रियासतों में भी प्रजा के अनेक संगठन बनाए। ऐसे संगठनों में 1918 में राजपूताना मध्य भारत सभा, जो पहले पढ़ लिया, 1919 में राजस्थान सेवा संघ और 1927 में अखिल भारतीय देसी लोक परिषद। 1927 में किसकी स्थापना की गई थी? तो अखिल भारतीय देसी लोक परिषद की स्थापना की गई थी। अखिल भारतीय देसी लोक परिषद की बात करें तो कब की गई थी स्थापना? 1927 में मुंबई में की गई थी। और इसके जो प्रमुख कार्यकर्ता थे वो दीवान बहादुर रामचंद्र थे, और जो उपाध्यक्ष थे ना वो कौन थे? विजय सिंह पथिक थे। उपाध्यक्ष कौन थे? विजय सिंह पथिक थे। राज्य में प्रांतीय अधिवेशन 1931 में रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में इसी के संस्था के द्वारा हुआ था, और इसका उद्देश्य था अखिल भारतीय देसी लोक परिषद का उद्देश्य था उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई। तो सबसे पहले कहाँ हुई? जयपुर में हुई। और कब हुई? 1931 में। परंतु इसने राजनीति में प्रवेश 1938 में किया। मारवाड़ में प्रजामंडल की स्थापना 1934 ईस्वी में हुई। इसी वर्ष
बम्बई मुंबई में शिरोही प्रजामंडल की स्थापना की गई। 1936 ईस्वी में बीकानेर प्रजामंडल और 1938 में कोटा मेवाड़ अलवर और भरतपुर, कोटा मेवाड़ अलवर और भरतपुर में प्रजामंडल आंदोलन 1938 में स्थापना की गई। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 में की गई। अब इनको एक एक करके आगे पढ़ेंगे। जोधपुर में जन आंदोलन। जनवरी 1938 ईस्वी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जोधपुर आए। कौन? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जोधपुर आए। उन्होंने लोगों से त्याग और बलिदान के लिए सदैव तत्पर रहने के लिए आह्वान किया। द्वितीय महायुद्ध में जब अंग्रेजों ने देशी राज्यों से परामर्श किए बिना देशी राज्यों को युद्ध में धकेल दिया तो मारवाड़ लोक परिषद ने इसके विरुद्ध आवाज उठाई। जब ब्रिटिश प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने अपना रोष बताते हुए पद से त्याग पत्र दिए तो जोधपुर के जे नारायण व्यास ने भी सलाहकार परिषद से इस्तीफा दे दिया। इस कारण सरकार ने 29 मार्च 1940 ईस्वी को लोक परिषद को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया और अनेक नेताओं को जेल में डाल दिया। छात्रों ने इस आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। इनमें प्रमुख थे जगदीश लाल जोरावरमल और मदन लाल। इन्होंने छात्रों को स्कूल जाने से रोका, उन्हें परीक्षा न देने का अनुरोध किया। 18 अगस्त 1942 को आंदोलन के छठे डिटेक्टर फूलचंद बापना को गिरफ्तार कर लिया गया। 18 अगस्त 1942 को जो आंदोलन के डिटेक्टर थे 6वें नंबर के, उनको गिरफ्तार कर लिया। और नागौर के शिवदान दवे को भी, जिसे 7वां डिटेक्टर बनाया गया, उसको भी गिरफ्तार कर लिया। फिर 8वां बनाया गया तुलसीदास राठी, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकार पुलिस ने एक ही दिन में लोक परिषद के 3 डिटेक्टरों को गिरफ्तार कर लिया। ये जय नारायण व्यास का चित्र है और ये जोधपुर निवासी थे। इनकी बात करें ना जय नारायण व्यास की, तो इनको मारवाड़ के लोकनायक के नाम से जाना जाता है। धुन के धनी शेर ही राजस्थान इनको कहा जाता है। लखड़ एवं फक्कड़ कहा जाता है। मां सामी कहा जाता है। इनकी पुस्तकें भी है प्रसिद्ध, जो मारवाड़ की अवस्था, पोपाबाई की पोल। इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें थी मारवाड़ की अवस्था और पोपाबाई की पोल। और ये राजस्थान के मनोनीत व निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री रहे थे 1951 से 1954 ईस्वी तक। मारवाड़ की स्त्रियों ने भी आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। 18 अगस्त 1942 को 5 स्त्रियों ने कुछ स्कूली छात्रों के साथ मिलकर ब्रिटिश विरोधी नारे लगाते हुए प्रभात फेरी निकाली। शीघ्र ही भीड़ इकट्ठी हो गई। घुड़सवार पुलिस को रोकने के उद्देश्य से स्त्रियां सड़क पर लेट गई। क्रुद्ध जनता ने पुलिस को बुरा भला कहा और उस पर पत्थर फेंके। इनमें रमा देवी, कृष्णा कुमारी, अचलेश्वर प्रसाद की पत्नी और दयावती रामचंद्र पालीवाल की पत्नी शामिल थी। कौन कौन शामिल थे? तो रमा देवी, कृष्णा कुमारी, अचलेश्वर प्रसाद की पत्नी थी और दयावती रामचंद्र पालीवाल की पत्नी, ये सभी भी महिलाएं शामिल थी। इससे पूर्व उन्होंने सर प्रताप स्कूल, पुष्टिकर स्कूल और सरदार हाई स्कूल में धरना देने का प्रयास किया। 22 सितंबर 1942 को एक सभा में सूरज देवी माथुर और सावित्री देवी माथुर, कौन कौन? तो सूरज देवी माथुर और सावित्री देवी माथुर ने उत्तरदायी शासन के संबंधी गीत गाए। तो किसने गाए? सूरज देवी ने और सावित्री देवी ने। आर्य समाज कन्या पाठशाला की प्रधानाध्यापिका ने इस सभा में एक जोशीला भाषण दिया। तो प्रधानाध्यापिका ने कहा कि थी, आर्य समाज कन्या पाठशाला की प्रधानाध्यापिका थी, उन्होंने भी एक जोशीला भाषण दिया। बाद में सार्वजनिक मांग पर 1944 ईस्वी में जोधपुर राज्य व्यवस्थापिका सभा की स्थापना की गई, लेकिन राष्ट्रवादी इससे संतुष्ट नहीं हुए और अक्टूबर 13 मार्च 1947 ईस्वी को डावड़ा कांड हुआ। तो डावड़ा कांड कब हुआ? अक्टूबर 13 मार्च 1947 मारवाड़ में, जिसमें डीडवाना के जागीरदारों ने अपने सामंती सहयोगियों के द्वारा लोक परिषद के कार्यकर्ताओं पर अमानवीय अत्याचार करवाए। यद्यपि राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने इस कृत्य की तीव्र भर्त्सना की गई, परंतु जोधपुर महाराजा ने इसकी कोई परवाह नहीं की। जून 1947 में जोधपुर के महाराजा उमेश सिंह का देहांत हो गया और उनके पुत्र हनुमंत सिंह को गद्दीनशीन किया गया। नए राजा ने प्रधानमंत्री वेंकटाचार्य को हटा दिया और अपने जागीरदार और रिश्तेदारों को मंत्रिमंडल बना दिया। 28 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने वीपी मेनन को जोधपुर भेजा और उनके समझाने पर राजा ने वस्तु स्थिति को समझा। 1948 ईस्वी में जय नारायण व्यास के मंत्रिमंडल का निर्माण किया गया। कब? 1948 में। और मार्च 1949 में जोधपुर वर्तमान राजस्थान में विलीन हो गया। अगला जन आंदोलन है बीकानेर में जन आंदोलन। अगर बीकानेर प्रजामंडल की बात करें तो इसकी स्थापना, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी?
तो 1936 में। और प्रमुख व्यक्ति थे मक्काराम बेग, बाबू मुक्ता प्रसाद और रघुवीर दयाल गोयल इत्यादि इनके प्रमुख व्यक्ति थे। सबसे प्रमुख है मक्काराम बेग। इन्होंने इसकी स्थापना कहाँ की थी? तो कलकत्ता में की थी, और फिर बाद में वापस इसको बीकानेर स्थानांतरित कर दिया गया था। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में। तो बीकानेर के महाराजा कौन थे? गंगा सिंह। एक प्रगतिशील शासक थे और उन्होंने अपनी योग्यता से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर ली थी। उन्हें गंगा सिंह ने राज्य में व्यवस्थापिका, हाई कोर्ट व नगर पालिकाओं का निर्माण कर सुधारक की भूमिका अदा की थी, परंतु जन आंदोलन को उन्होंने शाम दाम दंड भेद की नीति से दबा दिया था। बीकानेर में जन जागृति लाने वालों में चूरू के स्वामी गोपाल दास सर्वप्रथम थे। रियासती शासन ने बीकानेर षड्यंत्र केस में स्वामी गोपाल दास और उसके 8 साथियों को फंसा दिया था और जेल में अनेक यातनाएं दी थी। मक्काराम बेग ने राजा के आतंक के कारण कलकत्ता जाकर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। और 1943 में गंगा सिंह की मृत्यु हो गई। उसके बाद साधु सिंह राजा बने और पिता की तरह पुत्र ने भी दमन चक्र चालू रखा, परंतु 1946 के बाद राजा बदलते समय को पहचान गए। 1947 में बीकानेर एक्ट पास कर द्विसदनीय व्यवस्थापिका राज्यसभा तथा धारासभा की स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त लोक सेवा आयोग और हाई कोर्ट का भी गठन किया गया। कहाँ पे? बीकानेर पे। जनता को कतिपय मौलिक अधिकार भी प्रदान किए गए और अप्रैल 1947 में बीकानेर ने केंद्रीय संविधान सभा में प्रतिनिधि भेजे। बीकानेर ने वृद्ध राजस्थान में शामिल होने में कोई अड़चन पैदा नहीं की। लंबे इंतजार के बाद दिसंबर 1947 में बीकानेर संविधान अधिनियम जनता के लिए प्रकाशित कर दिया गया। कहने को तो इसके अनुसार शासक के संरक्षण के कार्य करते हुए जनता के प्रति एक उत्तरदायी सरकार बनाई जा रही थी और व्यापक मताधिकार पर आधारित 2 सदनों वाली व्यवस्थापिका अस्तित्व में आई। कुछ बातों को छोड़कर समस्त शासन एक परिषद को सौंप दिया गया जो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी थी। शासक ने भी घोषणा कर दी कि 2 वर्षों के भीतर ही उनके संरक्षण में एक पूर्ण उत्तरदायी सरकार बनाई जाएगी। जनवरी 1948 में महाराजा ने सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया। प्रजा परिषद के कार्यकर्ताओं ने एक सभा में घोषणा की कि नया संविधान स्वीकार करने योग्य नहीं है। 2 फरवरी 1948 को यह घोषणा की गई कि अप्रैल 1948 तक उत्तरदायी सरकार अस्तित्व में आ जाएगी। 18 मार्च 1948 को साधु सिंह ने मंत्रिमंडल के स्थान पर एक मिला-जुला अंतरिम मंत्रिमंडल बनाने की घोषणा की, जिसका कार्य राज्य में दैनिक शासन को जारी रखना था। यह मिला-जुला मंत्रिमंडल अधिक दिनों तक कार्य नहीं कर सका। प्रजामंडल चुनाव करवाने के पक्ष में नहीं था। सामंती प्रतिनिधियों के साथ मिलकर जनप्रतिनिधियों के लिए सरकार चलाना संभव नहीं था। प्रजामंडल के सदस्यों ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। विवश होकर महाराजा ने मंत्रिमंडल भंग कर दिया। केंद्र के दबाव के फलस्वरूप उसे प्रस्तावित चुनाव भी रद्द करने पड़े। इसी बीच कैबिनेट योजना के तहत अंतरिम सरकार बनी और संविधान निर्मात्री सभा का कार्य आरंभ हुआ। देशी राज्यों को भी संविधान निर्मात्री सभा में भाग लेने को आमंत्रित किया गया। महाराजा साधु सिंह ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए इसमें भाग लेने का निर्णय किया। उसने अन्य राज्यों को भी इसमें भाग लेने के लिए प्रेरित किया। 28 अप्रैल 1947 को, कब? 28 अप्रैल 1947 को बीकानेर के प्रतिनिधि के.एम. पाणिकर ने संविधान निर्मात्री सभा में अपना स्थान ग्रहण किया। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना की घोषणा हुई, जिसमें भारत के विभाजन का उल्लेख था। देशी नरेशों के समक्ष अब यह विकल्प था कि वे स्वतंत्र रहे या भारतीय संघ या पाकिस्तान में सम्मिलित हो। महाराजा साधु सिंह ने बीकानेर राज्य को भारतीय संघ में सम्मिलित करने का निर्णय लिया। तो किसने लिया? महाराजा साधु सिंह। कहाँ के थे? बीकानेर। और महाराजा साधु सिंह ने राज्य को भारतीय संघ में सम्मिलित करने का निर्णय लिया। आगे है जैसलमेर में जन आंदोलन। अगर प्रजामंडल की बात करें तो जैसलमेर में प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में हुई थी, मीठालाल व्यास के द्वारा। इसके द्वारा? मीठालाल व्यास के द्वारा। जैसलमेर में प्रजामंडल की स्थापना मीठालाल व्यास के द्वारा 1945 ईस्वी में हुई थी। लेकिन पूरे जन जागृति को देख लेते हैं किस प्रकार से वहां जन जागृति हुई। जैसलमेर एक राज्य था जहाँ जनचेतना का नितांत अभाव था। इसका मूल कारण यह था कि जैसलमेर में कम जनसंख्या थी और इसका अधिकांश भाग मरुभाग था। यातायात के साधनों का अभाव था और संचार माध्यम भी विकसित नहीं थे। यहाँ के राजा ने जन आकांक्षाओं को अत्यधिक दबा रखा था। यही कारण था कि पहला समाचार पत्र विजय 1920 में प्रारंभ हुआ और 1932 ईस्वी में माहेश्वरी समाज नवयुवक मंडल का गठन किया गया। तो माहेश्वरी युवक मंडल की स्थापना कब की गई? 1932 में, और रघुनाथ सिंह मेहता के द्वारा की गई थी।
राजा ने इस पत्र पर प्रतिबंध लगाकर इसके मंत्री को जेल में डाल दिया। सागरमल गोपा ही एक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने निरंकुश शासन के विरुद्ध जनता में जागृति पैदा की, परंतु वे रियासती शासन के आतंक व अत्याचार के शिकार हुए। सागरमल अपनी व्यथा का वृतांत निरंतर जयनारायण व्यास, शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू को भेजते रहे। सागरमल गोपा को 4 अप्रैल 1946 को जेल में जिंदा जलाकर मार डाला। इसके बाद मीठालाल व्यास ने जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की। 1946 में जेल में जलाकर इनको मार डाला था, किनको? सागरमल गोपा को। जैसलमेर की जनजागृति में सागरमल गोपा एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। अगर इनकी बात करें तो थारकेश्वरी उपनाम से भी सागरमल गोपा को जाना जाता था। इनकी रचनाएं भी प्रसिद्ध है, जैसे जैसलमेर का गुंडाराज, सामंती अत्याचार और आजादी के दीवाने इनकी रचना थी। रघुनाथ सिंह का मुकदमा भी इनकी रचना थी। 3 अप्रैल को जेल में जिंदा जला दिया था और मृत्यु कब हुई थी? तो 4 अप्रैल को मृत्यु हुई थी इनको। और जैसलमेर में प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मीठालाल व्यास, इनका नाम याद रखना है। साहस किया, परंतु राजा के आतंक से बचने के लिए इसकी स्थापना जोधपुर में की गई। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई? तो जोधपुर में। 28 मई को जयनारायण व्यास व मीठालाल ने जैसलमेर में जुलूस निकाला और एक विशाल आम सभा का आयोजन किया। इसके पश्चात जनभावना को नहीं दबाया जा सका। अंत में जैसलमेर भी राजस्थान में शामिल हो गया। अगला जन आंदोलन है मेवाड़ में जन आंदोलन। मेवाड़ राज्य में जन जागृति का सूत्र पहले से ही बिजोलिया सत्याग्रह एवं बेगू किसान आंदोलन के रूप में हो चुका था। अप्रैल 1938 में माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। तो माणिक्यलाल वर्मा ने कौन से प्रजामंडल की स्थापना की? तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। ये वहां के महामंत्री थे। मेवाड़ की तत्कालीन प्रधानमंत्री धर्मनारायण इसे गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया। माणिक्यलाल वर्मा को मेवाड़ छोड़कर चले जाने का आदेश दिया। इस पर माणिक्यलाल वर्मा अजमेर चले गए और अपनी गतिविधियों का संचालन वहां रहकर करने लगे। लेकिन मेवाड़ की सरकार ने फरवरी 1939 में माणिक्यलाल वर्मा को देवली से जबरदस्ती उठा लिया और उन्हें यातना ही नहीं दी, अभी तो मुकदमा चलाकर जेल में डाल दिया। फरवरी 1941 में प्रजामंडल पर प्रतिबंध हटा दिया और नवंबर 1941 में प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन माणिक्यलाल वर्मा के सभापतित्व में बड़ी धूमधाम से हुआ। तो मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 1941 में। लगभग 25-26 नवंबर 1941 के समय मेवाड़ प्रजामंडल का अधिवेशन हुआ और अध्यक्षता किसने की? माणिक्यलाल वर्मा ने। और उद्घाटन इसका किसने किया? जेबी कृपलानी ने। इस अवसर पर आचार्य जेबी कृपलानी तथा विजयलक्ष्मी पंडित भी यहाँ आई थी और इन्होंने खादी व ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का आयोजन भी किया था। बाद में मेवाड़ हरिजन सेवा संघ की स्थापना की गई और इसका कार्यभार मोहनलाल सुखाड़िया को सौंप दिया। इस प्रकार भील, मीणा और आदिवासियों के कल्याण का कार्य बलवंत सिंह मेहता के सुपुर्द किया था। बलवंत सिंह मेहता जो कौन थे? मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष कौन थे? तो भूरेलाल बया मेवाड़ प्रजामंडल के उपाध्यक्ष थे। अगस्त 1942 में जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया तो प्रजामंडल को फिर गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया और इसके समस्त नेताओं को गिरफ्तार कर दिया गया। दिसंबर 1945 में मेवाड़ प्रजामंडल के निमंत्रण पर अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन उदयपुर में आयोजित किया गया। 1945 को 7वां अधिवेशन कहाँ पे आयोजित किया गया? तो उदयपुर में। भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन उदयपुर में आयोजित किया गया। कब? तो 1945 में, जिसमें 435 लगभग 1945 का समय था। 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक ये अधिवेशन हुआ था, जिसमें 435 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और इस सम्मेलन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। धीरे धीरे देश के वातावरण के साथ मेवाड़ में भी परिवर्तन आने लगा। महाराणा ने उत्तरदायी शासन की मांग आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए मेवाड़ को नया संविधान दिया, जिसका प्रारूप के.एम. मुंशी ने तैयार किया। स्वतंत्रता के बाद मेवाड़ भी राजस्थान में विलीन हो गया। इनकी महाराणा ने के.एम. मुंशी को अपने संवैधानिक सलाहकार भी नियुक्त किया गया था और नया संविधान बनाया था। आगे है कोटा में जन आंदोलन। कोटा में जन जागृति का सूत्रपात लगभग 1918 ईस्वी से प्रारंभ हो गया था। कोटा निवासियों ने भी विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार चालू कर दिया था और उनमें गांधी टोपी पहनने जाने का उत्साह शुरू हो गया था। यहाँ पंडित नैनूराम शर्मा पहले व्यक्ति थे। तो कौन थे?
पंडित नैनूराम शर्मा पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राज की सेवा का त्याग कर सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया। वे विजय सिंह पथिक द्वारा स्थापित राजस्थान सेवा संघ के सक्रिय सदस्य बन गए। उन्होंने बेगार प्रथा के विरुद्ध कोटा में आंदोलन चलाया और 1934 में हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की गई। तो हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 1934 में। किसके द्वारा की गई? तो पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा। और फिर बाद में इसके साथ अबिन हरि भी हो गए थे, यानी कि पंडित नैनूराम शर्मा और अबिन हरि दोनों ने मिलकर सरकार के उत्तरदायी सरकार बनाने का आग्रह किया। अबिन हरि मांगरोल के रहने वाले थे, इसलिए उन्होंने ये 1939 में कोटा राज्य प्रजामंडल की, फिर कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना की बात करें तो 1939 में पंडित नैनूराम शर्मा और अबिन हरि ने मिलकर की। अधिवेशन, प्रजामंडल का अधिवेशन, वहां किसी अध्यक्ष था पंडित नैनूराम शर्मा ने। अधिवेशन के स्वागत अध्यक्ष सेठ मोतीलाल बनाए गए थे। तो 1940 में इसमें कोटा की रामतलाई क्षेत्र में कोटा प्रजामंडल का अधिवेशन, और कोटा की जो रामतलाई क्षेत्र था वहां पर इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था 1940 में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अबिन हरि ने की थी। इस सम्मेलन में विजय सिंह पथिक ने भी भाग लेने आए थे। कोटा प्रजामंडल की गतिविधियों को उस समय गहरा धक्का लगा जब पंडित नैनूराम शर्मा के अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी। इससे पंडित अबिन हरि पर प्रजामंडल का पूरा भार आ गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय पंडित अबिन हरि ने आंदोलन छेड़ दिया। इस आंदोलन में इनके साथ मास्टर शंभुदयाल सक्सेना, नाथूलाल सेन, श्याम नारायण सक्सेना, सेठ मोतीलाल, वकील वेणी माधव, श्रीमती वेणी माधव इत्यादि इनके साथ थे। 1945 में इस आंदोलन में विद्यार्थी भी शामिल हो गए। उन्होंने जुलूस निकाले और आम सभाएं आयोजित की। प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ, लेकिन भीड़ ने शहर कोतवाली पर कब्जा कर तिरंगा झंडा फहराया। कोटा की शरह पनाह में के फाटक बंद कर दिए गए। शहर में आने वाली सब सड़कों में गड्ढे खोद दिए गए ताकि बाहर से कोई मदद न आ सके। कोटा के दीवान सर हरिलाल गोसलिया और आईजी पुलिस संत सिंह आंदोलन को कुचल देना चाहते थे। तो कोटा के दीवान कौन थे उस समय? हरिलाल गोसलिया। और आईजी पुलिस संत सिंह आंदोलन को क्या करना चाहते थे? कुचल देना चाहते थे। परंतु कोटा के महाराव भीम सिंह ने पलायता के सर ओंकार सिंह के माध्यम से जनता से 16 अगस्त 1945 को समझौता कर लिया और बाद में प्रधानमंत्री और आईजी पुलिस को भी दरबार ने हटा दिया। इस आंदोलन के बाद प्रजामंडल के झंडे के नीचे कोटा के सामंत, नागरिक, किसान, मजदूर और छात्र सब आ गए। जब देश आजाद हुआ तो कोटा के महाराव भीम सिंह ने राजस्थान के विलीनीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इसी कारण में पूरे राजस्थान के उपराज प्रमुख भी बनाए गए। कौन? भीम सिंह ने महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई इसमें, कोटा जन जागृति में। आगे है बूंदी में जन आंदोलन। बूंदी में भी कोटा की भांति राजनीतिक जागृति के लक्षण पहले से ही दिखाई दे रहे थे। विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी ने कर वृद्धि और बेगार के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ किया। पुलिस ने किसानों पर अपना दमन चक्र चालू किया और नवाना गांव में बहुत से अत्याचार हुए। कौन से गांव में? तो नवाना, बूंदी में आता है। जिससे आंदोलन में और तेजी आ गई। बूंदी के महाराव ईश्वरी सिंह ने आंदोलन को दबाने का भरसक प्रयत्न किया। 1931 में कांतिलाल की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? तो कांतिलाल की अध्यक्षता में 1931 में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना हुई। 1936 में सरकार ने राजस्थान समाचार पत्र के प्रकाशन पर क्या की? पाबंदी लगा दी, लेकिन कांतिलाल और नित्यानंद ने इसकी परवाह नहीं करते हुए प्रशासकीय सुधारों की मांग की। 1937 में प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन बनाए गए? ऋषिदत्त मेहता। ऋषिदत्त प्रजामंडल के अध्यक्ष बनाए 1937 में। और इन्होंने ना बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना की थी 1944 में। किसने? तो ऋषिदत्त मेहता ने बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना की थी। कब? 1944 में। याद रखना इसको। 3 वर्ष के लिए राज्य से निष्कासित कर दिया, परंतु जब 1941 में वापस बूंदी आई तो उन्होंने फिर आंदोलन किया और 1942 में ब्रज सुंदर शर्मा को साथ लेकर आंदोलन छेड़ दिया। समय की मांग के अनुसार महाराव ईश्वरी सिंह ने भी परिवर्तन आया और उन्होंने संविधान निर्मात्री सभा की नियुक्ति कर दी। भारत आजाद होने पर बूंदी भी वृद्ध राजस्थान में विलीन हो गया। आगे है जयपुर में जन आंदोलन। जयपुर में जन जागृति के कार्य का श्री गणेश अर्जुन लाल सेठी ने किया। उनके बाद जमनालाल बजाज ने 1927 में चरखा संघ की स्थापना की। तो जमनालाल बजाज ने चरखा संघ की स्थापना कब की? 1927 में। 1931 में कपूरचंद पार्टी ने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की। तो सबसे पहले जयपुर में प्रजामंडल की शुरुआत हुई थी
किसके द्वारा? कपूरचंद पाटली ने जयपुर में प्रजामंडल की स्थापना की थी 1931 में। प्रारंभ में इसका कार्य समाज सुधार ही रहा। बाद में पंडित हीरालाल शास्त्री, चिरंजी लाल अग्रवाल, कपूरचंद पाटली व दौलतमल भंडारी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके विरोध में जयपुर शहर में इस दमन चक्र की प्रदर्शना की गई। आखिर सरकार प्रजामंडल के नेताओं से बातचीत करने के लिए तैयार हो गई। अगस्त 1939 ईस्वी को दोनों पक्षों में समझौता हो गया, जिसके फलस्वरूप प्रजामंडल को मान्यता मिल गई और सेठ जमनालाल बजाज व अन्य कार्यकर्ता रिहा कर दिए गए। 1940 ईस्वी में पंडित हीरालाल शास्त्री प्रजामंडल के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। कब? 1940 में हीरालाल शास्त्री। और इन्होंने ना 1942 में जेंटलमैन एग्रीमेंट भी किया था। जयपुर प्रजामंडल की तरफ से तो हीरालाल शास्त्री थे और जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल, इन दोनों के मध्य जेंटलमैन एग्रीमेंट भी होता। कब? 1942 में। आगे बढ़िए। 1940 ईस्वी में हीरालाल शास्त्री प्रजामंडल के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उन्होंने राज्य भर में प्रजामंडल की शाखाएं खोल दी। 1941 ईस्वी में नवंबर में प्रजामंडल का 30वां अधिवेशन हुआ। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयपुर में आंदोलन को छेड़ा तो जयपुर महाराज ने उत्तरदायी सरकार की मांग को स्वीकार कर लिया। अब जयपुर में आंदोलन का कोई औचित्य ही नहीं रहा। इस समय प्रजामंडल के दो वर्ग हो गए। एक वर्ग अपने आप को अखिल भारतीय आंदोलन के साथ रखना चाहता था, दूसरा, जिसका नेतृत्व शास्त्री जी कर रहे थे, आंदोलन के पक्ष में नहीं था। परंतु बाबा हरिश्चंद्र के गुट के दबाव से सितंबर 1942 को हीरालाल शास्त्री ने प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल को आंदोलन छेड़ने का अल्टीमेटम दे दिया। इस पर प्रधानमंत्री जी ने शास्त्री जी को वार्तालाप के लिए आमंत्रित किया और दोनों में बातचीत के बाद समझौता हो गया, जिसे जेंटलमैन एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। जिसकी शर्त है, युद्ध के लिए राज्य सरकार जनधन की सहायता नहीं देगी, यानी कि राज्य अगर युद्ध करोगे तो जनधन की सहायता नहीं देगी राज्य सरकार। प्रजामंडल को राज्य में शांति पूर्वक युद्ध विरोधी अभियान चलाने की स्वतंत्रता होगी। ब्रिटिश प्रांतों से आने वाले किसी आंदोलनकारी को प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। जनता को उत्तरदायी शासन देने के लिए राज्य शीघ्र कार्रवाई करेगा। प्रजामंडल महाराजा के विरुद्ध किसी प्रकार की सीधी कार्रवाई नहीं करेगा। इस समझौते के फलस्वरूप जनसाधारण में आंदोलन करने की प्रेरणा समाप्त प्राय हो गई। शास्त्री जी समझौते के बावजूद आजाद मोर्चे के नेताओं ने आंदोलन चलाया, क्योंकि आजाद मोर्चे वाले हैं ना, आजाद मोर्चे का गठन कब हुआ था? तो 1942 में हुआ था। आंदोलन चलाया परंतु नेता गिरफ्तार कर लिए गए। 1945 में जब जवाहरलाल नेहरू जयपुर आए तो आजाद मोर्चे का प्रजामंडल में विलीनीकरण हो गया। अक्टूबर 1942 में महाराजा ने एक समिति का गठन किया, जिसका कार्य संवैधानिक सुधारों का सुझाव देना था। इस समिति ने 2 वर्ष में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसके फलस्वरूप 1945 में 2 सदनों वाली व्यवस्था स्थापित की गई, परंतु दोनों में महाराजा का ही वर्चस्व था। जब चुनाव हुए तो प्रजामंडल ने चुनाव में भाग लिया, जिसमें परिषद में 3 सीटों पर और प्रतिनिधि सभा में 27 सीटों पर विजय प्राप्त की। 24 जुलाई 1947 के दिन जब नरेंद्र मंडल की सभा हुई तो जयपुर नरेश ने यह घोषणा कर दी कि वे भारतीय संघ में सम्मिलित होंगे। लेकिन जब उत्तरदायी सरकार का निर्माण किया गया तो उसमें प्रजामंडल का केवल एक सदस्य ही लिया गया। जनता के दबाव पर मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, जिसमें हीरालाल शास्त्री को मुख्यमंत्री बनाया गया और देवी शंकर तिवारी, दौलतमल भंडारी और टीकाराम पालीवाल को मंत्री बनाया गया। मुख्यमंत्री किसको बनाया गया? तो हीरालाल शास्त्री को। 30 मार्च 1949 को जयपुर का राजस्थान संघ में विलीनीकरण हो गया। उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। महाराजा मानसिंह को राजस्थान का राज प्रमुख बनाया गया। सबसे पहले महाराजा मानसिंह को राजस्थान का क्या बनाया गया? राज प्रमुख बनाया गया। और महाराणा उदयपुर को महाराज प्रमुख और कोटा महाराव को उपराज प्रमुख बनाया गया। यानी कि 30 मार्च 1949 को जयपुर का राजस्थान संघ में विलीनीकरण हो गया, यानी कि वृहत राजस्थान का निर्माण हुआ था उस समय। कब? 30 मार्च 1949 को। और राज प्रमुख मानसिंह सेकंड को, जो जयपुर के हिंद को बनाया गया था, ठीक है। और महाराणा उदयपुर को जो महाराज प्रमुख थे और कोटा के महाराव को उपराज प्रमुख बनाया गया था। और राजधानी क्या थी? जयपुर। तो इसको एकीकरण में देखेंगे दोबारा। अगला है अलवर में जन आंदोलन। अलवर राज्य की जनता में जागृति लाने का कार्य पंडित हरिनारायण शर्मा ने किया। तो अलवर राज्य में जागृति लाने का आश्रय किसको जाता है? तो हरिनारायण शर्मा को। उन्होंने अस्पृश्यता निवारण संघ, वाल्मीकि संघ और आदिवासी संघ की स्थापना की। कौन कौन से निवारण? अस्पृश्यता निवारण संघ, वाल्मीकि संघ और आदिवासी संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो हरिनारायण शर्मा के द्वारा स्थापना की और खादी का प्रचार किया। आम जनता में जागृति पैदा करने का प्रयास किया।
जब मार्च 1933 में ब्रिटिश सरकार ने अलवर के महाराजा जय सिंह को गद्दी से उतारकर अपने मनोनीत किए एक जागीरदार के पुत्र तेज सिंह को गद्दी पर बिठा दिया, तो इसके विरोध में जनता ने एक आम सभा आयोजित की। राज्य सरकार ने हरिनारायण शर्मा, कुंज बिहारी लाल मोदी और अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। 1938 में अलवर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई। तो अलवर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 1938 में। अन्य प्रजामंडलों की बात थी, अलवर प्रजामंडल ने भी उत्तरदायी सरकार की मांग की और आंदोलन चालू किया। 1940 में राज्य द्वारा युद्ध कोष के लिए धन एकत्रित करने का प्रजामंडल ने विरोध किया। इस पर हरिनारायण शर्मा और उनके सहयोगी मास्टर भोलानाथ को गिरफ्तार कर लिया गया। आम जनता ने इसका विरोध किया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रजामंडल ने आंदोलन किया। जनवरी 1944 में भवानी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में प्रजामंडल का पहला अधिवेशन हुआ। तो कब हुआ प्रजामंडल का पहला अधिवेशन? 1944 में। किसकी अध्यक्षता में? भवानी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में। फरवरी 1946 में उत्तरदायी सरकार बनाने के लिए प्रजामंडल ने आंदोलन छेड़ दिया और कहीं गिरफ्तारियां दी। इसके पश्चात जून 1946 में प्रजामंडल ने किसानों के समर्थन से आंदोलन किया। प्रजामंडल और सरकार में टकराव 1946 ईस्वी में चलता रहा। अलवर में सांप्रदायिक दंगे हुए। इसके लिए अलवर के दीवान NB खर्रे को उत्तरदायी ठहराया गया और सरकार को यह संदेश था कि महात्मा गांधी की हत्या में खर्रे की भी मिलीभगत थी। अतः खर्रे को दिल्ली में रहने का आदेश दिए गए और मार्च 1948 में अलवर को भी मत्स्य संघ में मिला लिया गया। इसका विलय भी अलवर में मत्स्य संघ में हो गया 1948 में। आगे है भरतपुर में जन आंदोलन। भरतपुर राज्य में जन जागृति उत्पन्न करने वालों में जगन्नाथ दास अधिकारी और गंगा प्रसाद शास्त्री का नाम प्रमुख है। तो भरतपुर में कौन कौन से नेता प्रसिद्ध हैं? जगन्नाथ दास अधिकारी और गंगा प्रसाद शास्त्री। भरतपुर के तत्कालीन शासक महाराजा किशन सिंह 1900 से 1927 एक प्रगतिशील व्यक्ति थे। उन्होंने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया और गांवों व नगरों में स्वायत्त शासी संस्थाओं को विकसित किया। वे उत्तरदायी सरकार बनाने के भी पक्षधर थे। उनके प्रगतिशील विचारों की उन्हें कीमत चुकानी पड़ी और ब्रिटिश सरकार ने उनको गद्दी से उतार दिया और बालक विजेंद्र सिंह को गद्दी पर बिठा दिया और शासन चलाने के लिए प्रशासक नियुक्त कर दिया। 1930 में भरतपुर महाविद्यालय के छात्रों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया। कब? 1930 में भरतपुर महाविद्यालय के छात्रों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया था। 1938 ईस्वी में राज्य के बाहर रेवाड़ी कहाँ था? तो हरियाणा। तो रेवाड़ी हरियाणा में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? कब? 1938 में। इसके अध्यक्ष गोपीलाल यादव बने और कोषाध्यक्ष मास्टर आदित्येंद्र को बनाया गया। राज्य सरकार ने प्रजामंडल को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया। इस पर प्रजामंडल ने 21 अप्रैल 1938 को सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। अंत में 23 दिसंबर 1940 को प्रजा परिषद को मान्यता दी गई और सब नेता जेल में छोड़ दिए गए। 30 दिसंबर 1940 को परिषद का पहला सम्मेलन जयनारायण व्यास की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इसमें उत्तरदायी शासन की मांग प्रस्तुत की गई। सरकार ने 22 अक्टूबर 1942 में ब्रज जया प्रतिनिधि समिति के गठन की घोषणा की। इसके लिए अगस्त 1943 में चुनाव करवाए गए और इसमें 50 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? तो 50 सदस्य थे, जिसमें से 37 निर्वाचित थे। प्रजा परिषद ने इसमें 27 पद जीत ली और युगल किशोर चतुर्वेदी को इसका नेता बनाया गया। मास्टर आदित्येंद्र को उपनेता बनाया गया। लेकिन परिषद के ढकोसले का शीघ्र ही पता लग गया और परिषद के सदस्यों ने इसका बहिष्कार करना चालू कर दिया। प्रजा परिषद का दूसरा अधिवेशन 23 मई 1945 ईस्वी को बयाना में आयोजित किया गया और फिर उत्तरदायी शासन की मांग की गई। प्रजामंडल ने सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। राज्य सरकार ने सब नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। 14 जनवरी 1947 ईस्वी को वायसराय बेवेल व बीकानेर के महाराजा साधु सिंह भरतपुर आए। उनके पहुंचने पर जनता ने व्यापक प्रदर्शन कर आक्रोश प्रदर्शित किया। सरकार ने भी अपना दमन चक्र चलाया और सारे नेता जेल में डाल दिए। अलवर के मेमू व जाटों में दंगे भड़क उठे। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तो भरतपुर सांप्रदायिकता की आग में जल रहा था। 18 मार्च 1948 को भरतपुर राज्य का मत्स्य संघ में विलय हो गया। तो कब? 18 मार्च 1948 को भरतपुर का भी मत्स्य संघ में विलय कर दिया गया। इसको एकीकरण में पढ़ेंगे दोबारा। अगला है धौलपुर में जन आंदोलन। धौलपुर में जल चेतना का कार्य स्वामी श्रद्धानंद ने 1918 ईस्वी में ही प्रारंभ कर दिया था। किसने प्रारंभ किया था? तो स्वामी श्रद्धानंद ने 1918 में ही प्रारंभ कर दिया था। 1936 में पंडित कृष्णदत्त पालीवाल ने धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की। तो धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? कृष्णदत्त पालीवाल ने। कब? 1936 में। इसके पश्चात 1938 व 1940 में उत्तरदायी शासन की मांग प्रस्तुत की। 12 नवंबर 1946 को तासीम
गांव में प्रजामंडल का अधिवेशन बुलाया गया, परंतु सरकार ने किराए के गुंडों के माध्यम से दंगे फसाद करवा दिए। 1947 के बाद भी धौलपुर प्रजामंडल उत्तरदायी शासन की मांग करता रहा और अंत में 17 फरवरी 1948 को सरदार पटेल ने महाराजा को दिल्ली बुलाकर शासनाधिकार त्यागने पर मजबूर कर दिया। बाद में धौलपुर को मत्स्य संघ में विलय कर दिया। तो धौलपुर को भी मत्स्य संघ में विलय कर दिया गया था। वैसे तो धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की गई, लेकिन इसमें 36 दे रखा है। और कृष्णदत्त पालीवाल, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जोरीलाल इंदु इसमें प्रमुख नेता थे। करौली में जन आंदोलन। करौली में प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई। तो करौली में भी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1938 में हुई थी। इसके प्रमुख नेता त्रिलोक चंद्र माथुर, चिरंजी लाल शर्मा और मान सिंह थे। तो त्रिलोक चंद्र माथुर इसके प्रमुख नेता थे। त्रिलोक चंद्र माथुर के द्वारा करौली में प्रजामंडल की स्थापना की गई थी 1938 में। चिरंजी लाल और मान सिंह भी प्रमुख व्यक्ति थे। अन्य राज्यों की भांति करौली में भी आंदोलन समाप्त करने के प्रयास किए गए। नवंबर 1946 में करौली के पड़ोसी राज्य की कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें करौली में उत्तरदायी शासन की मांग की गई। जुलाई 1947 में महाराजा ने 11 सदस्यों की एक समिति संवैधानिक सुधार के विषय में सुझाव देने के लिए नियुक्त की। प्रजामंडल ने मांग की कि इसमें कुछ जनप्रतिनिधि भी होने चाहिए, परंतु महाराजा ने ये मांग अस्वीकार कर दी और कुछ समय बाद करौली का भी मत्स्य संघ में विलय हो गया। अन्य राज्यों में जन आंदोलन। राजस्थान में अनेक राज्य ऐसे थे जहां राजनीतिक चेतना का विकास 20वीं सदी के दूसरे व तीसरे दशक में हुआ। उसमें थे बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, सिरोही, शाहपुरा, टोंक, कुशलगढ़। झालावाड़ एक ऐसे राज्य था जहां के राजा स्वयं प्रगतिवादी थे और उन्होंने अनेक कदम ऐसे उठाए जिससे जन चेतना में वृद्धि हुई। बांसवाड़ा में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, डूंगरपुर में भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी, गौरीशंकर आचार्य और शिवलाल कोटड़िया, बीकाबाई भील, प्रतापगढ़ में अमृतलाल पायक और चुन्नीलाल प्रभाकर, सिरोही में गोकुल भाई भट्ट ने जन चेतना लाने का अत्यंत प्रयास किया और प्रजामंडलों की स्थापना की। डूंगरपुर में के भोगीलाल पांड्या ने भीलों, चमारों और अन्य पिछड़ी जातियों में शिक्षा द्वारा जन जागृति लाने का प्रयास किया। सेवा संघ के माध्यम से सामाजिक कुरीतियां तथा अंधविश्वासों को दूर किया। उन्हीं के प्रयासों से 1945 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। वैसे अलग अलग बुक में अलग अलग आता है, तो इसको डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में भी की गई थी भोगीलाल पांड्या के द्वारा। ठीक है ना, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पांड्या के द्वारा 1944 में की गई थी, लेकिन इस बुक में 45 दे रखा है। बांसवाड़ा में भील बाहुल्य इलाके में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने, तो बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1945 में की गई थी भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के द्वारा। जन जागृति पैदा की। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सभी राज्यों का वृद्ध राजस्थान में विलय कर दिया गया था। प्रजामंडलों का मूल्यांकन। राजस्थान में प्रजामंडलों या लोक परिषदों का जन जागृति उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने अपनी राजनीतिक एवं सामाजिक समस्याओं के प्रति जनता में चेतना उत्पन्न कर की। प्रारंभिक अवस्था में यद्यपि इतनी सफलता नहीं मिली, फिर भी कार्यकर्ताओं नेताओं के प्रयास कम नहीं हुए। राजाओं ने पहले तो प्रजामंडलों को गैर कानूनी बताया और फिर नेताओं को जेल में डाल दिया। इससे जनता में और जागृति पैदा हुई। 1921 में राजाओं नवाबों का केंद्रीय स्तर पर नरेंद्र मंडल बनाया गया। तो नरेंद्र मंडल की स्थापना 21 में की गई थी। इस संस्था के सुझाव पर राजाओं ने प्रजामंडलों व लोक परिषदों की स्थापना होनी थी। प्रजामंडलों ने कांग्रेस के कार्यक्रमों को भी अपनाया और आंदोलनों में भाग लिया। इसमें 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन सबसे प्रमुख है। इससे सारा देश एकता के सूत्र में बंध गया और राजाओं को भी आभास हो गया कि अब लोकतंत्र का युग आ रहा है और राजतंत्र व निरंकुशता के दिन चले गए। यही कारण है कि सरदार पटेल के प्रयासों से सभी राजाओं ने अपने राज्य का भारत संघ में विलीनीकरण स्वीकार कर लिया। प्रजामंडलों ने ही सामाजिक कुरीतियों की और जनता का ध्यान आकृष्ट किया। इस महान सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन लाने का श्रेय प्रजामंडलों को ही है। वैसे प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित वीडियो इसमें पहले से डला हुआ है, तो उस शॉर्ट नोट्स के रूप में उसको भी आप देख सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, राजस्थान में जन जागृति और प्रजामंडल, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक के अनुसार। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि बुक आपके लिए कितनी उपयोगी है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।